मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक जेल। साल 2019 की बात है। तारीख थी 29 जून। इस दिन पैरोल पर गए हुए एक कैदी को वापस लौटना था। 14 दिन की पैरोल थी। 19 तारीख को कैदी को वापस लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं आता। तभी जेल प्रशासन को खबर मिलती है कि कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में वो कैदी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। पुलिस को मिली सूचना में कहा गया कि वो कैदी जेल की ज़िंदगी से परेशान था, इसलिए उसने घर में ही आत्महत्या कर ली। पुलिस को कैदी के पास एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत हो चुकी है, अब कोई भी मेरी पैरोल नहीं करवाएगा, मुझे सारी उम्र जेल में ही सड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हैंडराइटिंग को मिलाने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वह भी इस बात की पुष्टि कर देता है कि हैंडराइटिंग मरने वाले कैदी की ही थी। अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अक्सर 2 या 3 दिन बाद आती है। पोस्टमार्टम के लिए बिसरा ले लिया गया था। लाश जो है वो वापस पुलिस वालों को सौंप दी गई थी। पुलिस वाले कैदी के परिवार वालों को बुलाते हैं। दाह संस्कार करने के लिए उसके परिवार वालों को बोल देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले इस केस को बंद करना चाहते थे, क्योंकि मामला साफ था, सुसाइड का केस था। पास में ही सुसाइड लेटर भी मिला था। हैंड राइटिंग जो है वो भी मरने वाले की ही थी। अब केस को जल्द से जल्द बंद कर देना ही अच्छा होता। पुलिस वाले सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। वह रिपोर्ट आने के बाद इस केस को बंद कर दिया जाता। मरने वाले शख्स का नाम राजेश था। उम्र 35 साल। वो मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। तैश में आकर राजेश ने उसकी हत्या कर दी थी। इसी केस में राजेश पर मुकदमा होता है और 2016 में कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है कि वो जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। वो जेल में ही था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक एक दिन खबर आती है कि राजेश के पिता की मौत हो गई है। इस वजह से राजेश को 14 दिन की पैरोल मिली थी। 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था और 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी। 29 जून को उसको जेल में लौटना था, लेकिन जब वो नहीं लौटता, पुलिस को सूचना मिलती है कि 29 जून को राजेश के घर में आग लगी थी। आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। आग को बुझाया गया। आग बुझाने के बाद जब घर के अंदर पुलिस वाले दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है। शरीर 80% तक जल चुका था। शख्स मर चुका था। सुसाइड नोट पास में पड़ा था। सुसाइड नोट जला नहीं था, लेकिन फिर भी मौत को कंफर्म करने के लिए उस शख्स को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद युवक को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। पुलिस वाले मरे हुए शख्स के घर की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत से बहुत दुखी हूँ, अब भविष्य में कोई भी मुझे पैरोल नहीं दिलवाएगा, सारी उम्र मैं जेल में ही सड़ता रहूँगा, जेल की ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए मैं खुद ही ज़िम्मेवार हूँ और कोई भी मेरी मौत के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट को आधार मानकर पुलिस ने अपने आला अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसको एक साधारण सा सुसाइड केस मान लिया गया। केस को बंद करने की तैयारी की जा रही थी। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की देर थी। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन महज 2 दिन ही बीते थे। इस केस में अचानक से एक नया मोड़ आ जाता है। पुलिस को राजेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि मरने वाले शख्स की मृत्यु गला दबाने से हुई है। कहीं पर भी मौत की वजह आग लगने या धुएं की वजह से दम घुटने से हुई मौत नहीं बताया गया था। पुलिस वाले हैरान थे, क्योंकि सुसाइड नोट में भी
ये लिखा था कि मैं अपने आप को आग लगाकर ख़त्म करने जा रहा हूँ। बड़ी अजीब बात थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं आग लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन मृत्यु गला घोंटने से हुई थी। अब सवाल ये था कि कोई अपना गला कैसे घोंट सकता है। लाश की फ़ोटोग्राफ्स को मंगाया जाता है। फ़ोटो जो हैं उनको अच्छी तरह से देखा जाता है, तो उसमें पता चलता है कि मरने वाले शख्स जो है उसके दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। अब ये बड़ी बात है कि अगर कोई आग लगने से मरेगा तो वो तड़फेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, अपने शरीर को वो ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा, क्योंकि आग की दर्द को सहन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कोई शख्स अपने पैरों को एक साथ कैसे जोड़ कर रख पाएगा। पैर अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों पैर साथ साथ में जुड़े हुए थे। मरने वाले का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, लेकिन जो उसके पैर हैं और जो उसके हाथ थे वो ज़्यादा नहीं जले हुए थे। हाथ और पैर टेढ़े हो चुके थे, मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ और पैर किसी चीज़ से कसकर बांधे गए थे, जिस वजह से हाथ और पैर मुड़ चुके थे। घटना बड़ी अजीब थी। सस्पेंस गहराता जा रहा था। पुलिस वाले कैदी के घर पहुंचते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है। पड़ोसियों से बातचीत की जाती है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जब राजेश पैरोल पर आया था तो उसके साथ 2-3 और लोग भी आए थे। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गए, इसके बारे में पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं थी। अब मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। ये बात समझ से परे होती जा रही थी कि मरने वाले शख्स ने अगर आत्महत्या करनी ही थी तो कोई उसका गला क्यों दबाएगा, और अगर किसी ने गला दबाया भी था तो वो कौन था। अब आखिरी रास्ता पुलिस के पास यही बचा था कि राजेश जिसकी मौत हुई थी उसके मोबाइल की अच्छी तरह से जांच की जाए, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, तो हो सकता है कि पता चल जाए कि सारा मामला क्या है। लिहाजा राजेश की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि मरने से कुछ दिन पहले राजेश ने एक फ़ोन नंबर पर बार बार फ़ोन किया था। उस फ़ोन की जानकारी निकाली जाती है, तो पता चलता है कि वो फ़ोन नंबर निहाल नाम के एक युवक का है। निहाल के फ़ोन पर जब पुलिस वाले फ़ोन करते हैं तो निहाल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मामला और भी उलझता जा रहा था, पेचीदा होता जा रहा था। निहाल को खोजना भी आसान नहीं था, क्योंकि फ़ोन उसने पहले ही बंद कर रखा था। अब पुलिस वालों को लगने लगा कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। ऐसा भी लगने लगा कि हो सकता है कि ये जो मरने वाला शख्स है ये राजेश हो ही ना, बल्कि निहाल हो। अब अगर वो निहाल होता तो उसकी इधर उधर खोज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले जगह जगह पर निहाल की तलाश करते रहते और निहाल तो ऑलरेडी मर चुका होता। पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि तलाश किसकी की जाए, राजेश की या निहाल की। तो ये निर्णय लिया जाता है कि चलो पहले निहाल के बारे में ही पता लगाया जाए। निहाल के बारे में जानकारी जुटाने को प्रेफरेंस दी जाती है। निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। वो पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन थोड़ी देर पहले वो किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका था। इतनी जानकारी मिलने पर पुलिस फ़ोन विभाग में दोबारा जाती है और उनसे कहा जाता है कि देखिए निहाल के नाम से क्या कोई दूसरा नंबर भी एक्टिवेट है। तो पता चलता है कि निहाल के पास एक और मोबाइल नंबर था जो कि इस समय चालू हालत में था। अब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो लोकेशन गुजरात से मिलती है। गुजरात में निहाल के होने की खबर मिलती है। पुलिस की टीम गुजरात पहुंचती है और निहाल को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद निहाल को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। तो निहाल पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो निहाल तोते की तरह बोलने लगता है। और जो कहानी निहाल ने बताई वो बेहद हैरानीजनक थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसके साथ कांटेक्ट किया। राजेश के बुलाने पर
राजेश से मिलने के लिए वो जाता है। राजेश बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कह रहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है। अब वो ज़िंदगी में कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पिता उसको पैरोल दिलवा देते थे, लेकिन अब पिता की मौत के बाद उसको कोई भी पैरोल नहीं दिलवाएगा। वो निहाल से मदद मांगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जगह पर किसी और को मारकर ये साबित कर दूँ कि मैंने आत्महत्या कर ली है। इस तरह मुझे दोबारा से जेल में नहीं जाना पड़ेगा। निहाल जब ये सुनता है तो वो इसके लिए कतई तैयार नहीं था। राजेश निहाल को 1 लाख रुपया देने का लालच देता है, लेकिन निहाल बोलता है कि मैं ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करूँगा जिससे कि मुझे भविष्य में जेल जाना पड़े। राजेश को लगता है कि निहाल इस तरह नहीं मानेगा, इसलिए वह और भी ज़्यादा पैसे का लालच देता है और निहाल को 5 लाख रुपया ऑफ़र करता है, जिसमें से कि वो 2 लाख रुपया उसको एडवांस देता है। इतने पैसे देकर निहाल का मन जो है वो बदल जाता है और वो राजेश की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजेश का क्रिमिनल माइंड जो है वो भाग रहा था। एक दिन वो अपनी माँ को तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए भेज देता है। माँ को 3-4 दिन के लिए बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद राजेश और निहाल दोनों को सिर्फ एक ऐसे शिकार की तलाश थी जिसको राजेश की जगह पर मारकर जलाया जा सके और साबित किया जा सके कि राजेश ने आत्महत्या कर ली है। इसके लिए दोनों अपने अपने फ़ोन घर में ही छोड़ते हैं और पेट्रोल पंप पर जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक गरीब आदमी जो कि मज़दूरी का काम करता था वो जाता हुआ दिखाई देता है। राजेश उसको बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक बड़े पुराने दोस्त से मिलती है, और इस तरह वो उसके साथ जान पहचान बनाने लगता है। मज़दूर बेचारा गरीब था। राजेश उसको अपने घर में पार्टी की दावत देता है। अब गरीब को क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना मिल जाए, और क्या चाहिए। राजेश बोलता है कि मैंने शराब भी मंगवा कर रखी है। तो वो मज़दूर युवक इसके लिए तैयार हो जाता है, राजेश के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मज़दूर जिसका नाम सोनू था, वो लोग उसको जमकर शराब पिलाते हैं। शराब इतनी ज़्यादा पिलाई जाती है कि वो अपने होशो हवास खो देता है। राजेश और निहाल मिलकर उसका गला दबाते हैं और उसके बाद उसके हाथों और पैरों को अच्छी तरह से रस्सी से बांध देते हैं, ताकि अगर ये ज़िंदा भी बच गया हो तो जब इसको आग लगाई जाए तो ये बच के कहीं बाहर ही ना भाग जाए। राजेश अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब होता हुआ देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी पॉइंट मिस हो जाए, कहीं पर भी गलती रह जाए। इसके लिए वो सोनू के हाथ पैरों को अच्छी तरह से बांधने के बाद घर के फर्श पर लिटा देता है। उसके ऊपर घास फूस और कागज़ रखकर आग लगा दी जाती है। राजेश ने एक सुसाइड नोट लिखा, उसको थोड़ी दूरी पर रखा ताकि आग लगने से उसके जो सुसाइड नोट है उसको कोई नुकसान ना हो जाए। अब एक और समस्या थी कि वो दरवाजे को बाहर से बंद करके जाते तो ये साफ़ हो जाता कि मरने वाला शख्स कोई और है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद होता। इसके लिए भी उन्होंने एक जुगत लगाई। उन्होंने दरवाज़े को पहले तो अंदर से बंद किया और उसके बाद वो छत के रास्ते दोनों बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने खिड़की से माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंकी, जिससे कि सारे घर में आग लग गई। कमरा अंदर से बंद था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। देखने वाला यही सोचता कि राजेश ने अपने आप को कमरे में बंद करके आग लगा ली। आग पूरी तरह से फैल जाती है। योजना परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद दोनों वहाँ से फरार हो गए। राजेश साउथ की तरफ भाग गया और निहाल गुजरात आ गया। अब पुलिस वाले निहाल की कहानी की सच्चाई जानने के लिए जिस सोनू नाम के शख्स का उन्होंने ज़िक्र किया था, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि सच में पिछले कुछ दिनों से सोनू घर से गायब था। उसकी पत्नी ने पुलिस को उसके गुमशुदा होने की शिकायत भी दी थी। इसके अलावा राजेश के घर से
सोनू का कुछ सामान बरामद होता है, बेल्ट, चप्पल। ये चीज़ें सोनू की पत्नी को जब दिखाई जाती हैं तो वो पहचान लेती है कि ये सोनू की ही है। अब कहानी पुलिस की समझ में आ चुकी थी। अब राजेश को पकड़ना सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर उसको ये पता चल गया कि पुलिस को उसके सच्चाई के बारे में पता चल चुका है तो उसको पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए सबसे पहले तो निहाल को राउंड अप किया जाता है। इसलिए निहाल को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। निहाल को निगरानी में रखने से पुलिस वालों को दो फायदे होने वाले थे। एक तो निहाल राजेश को बता नहीं पाता कि पुलिस उसके बारे में जान चुकी है। दूसरा, राजेश आज नहीं तो कल निहाल से ज़रूर संपर्क करता, और होता भी ऐसा है। कुछ ही दिनों के बाद राजेश निहाल को फ़ोन करता है। राजेश ने निहाल से पूछा कि क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक से चल रहा है। निहाल को पुलिस ने पहले से समझाया हुआ था कि किस तरह से बात करनी है। निहाल बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। राजेश ने निहाल को कहा कि मैं इस समय चेन्नई में हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे भिजवा सकते हो। निहाल राजेश को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे का अरेंज करके थोड़ी देर तक दोबारा फ़ोन करता हूँ। उसके बाद पुलिस वाले जैसा जैसा निहाल को समझाते गए, निहाल वैसा वैसा ही बोलता गया। निहाल ने राजेश को कहा कि चेन्नई में मेरे कुछ जानकार लोग हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है, वो तुम्हारे घर आकर तुम्हें पैसे दे देंगे, और तुम्हें अगर किसी और भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वह तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो। राजेश निहाल को अपना एड्रेस बता देता है। उधर पुलिस वाले निहाल के जानकार बनकर राजेश के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें निहाल ने भेजा है। राजेश उनको निहाल का दोस्त समझकर दरवाज़ा खोल देता है और अपने घर के अंदर बुला लेता है। जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं वो राजेश को गिरफ़्तार कर लेते हैं और राजेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। और इस तरह से राजेश की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि कातिल या मुजरिम चाहे जितना मर्जी भी शातिर हो, वो पुलिस से बच नहीं सकता। एक ना एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। राजेश ने अपने दिमाग के बहुत घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन फिर भी वो पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।